नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आरबीआई के बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है और उनके अंदर का जो आरबीआई एक्ट है 1934 उसके अंदर के बहुत सारे सेक्शन को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम रिजर्व क्यों पड़ा, इनका एस्टैब्लिश कब हुआ था, कैसे हुआ था, किनके रिकमेंडेशन के थ्रू हुआ था, इनको फंक्शन कौन करता है, इनको काम ऑपरेट कौन करता है और इनका काम क्या होता है, इस सब के बारे में और आरबीआई से जुड़ी मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ कैसे था। देखिए 1926 में बिफोर पार्टीशन 1926 में जॉन हिल्टन यंग कमीशन, इनके द्वारा एक रिकमेंडेशन हुआ था उस वक्त के गवर्नर जनरल को कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए देश में जो सारे बैंकिंग को ऑपरेट करे, बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करे। लेकिन 1927 में इस ड्राफ्ट कॉपी को पोस्टपोन कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, टाल दिया गया। अगेन 1933 में इन्होंने जॉन हिल्टन यंग कमीशन ने, जिन्हें रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, अगेन ये एक ड्राफ्ट कॉपी तैयार किए और ये पेश किए कि एक देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। उस वक्त ये रिजर्व बैंक का रिकमेंडेशन नहीं दिए थे, इनका कहना था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए ताकि पूरे देश में बैंकिंग सिस्टम को वो ऑपरेट करे और करेंसी को स्पेशली ऑपरेट करे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक मल्टीटास्किंग काम करती है। तो गवर्नमेंट के लिए कभी ये पॉसिबल नहीं है कि सारे काम को देख सके, देख रेख में कर सके। तो एक ऑटोनॉमस बॉडी होना चाहिए बैंकिंग के लिए, क्योंकि देश के लिए इकोनॉमिक वे में बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उस वक्त इनके इस रिकमेंडेशन को सराहा गया और एक्ट को पास कर दिया गया। तो आरबीआई एक्ट 1933 में इन्होंने रिकमेंड किया, 34 में ये एक्ट लागू हो गया। तो एक्ट इनैक्ट हो गया था 6 मार्च 1934 को और कमेंस हो गया था, मतलब ऑपरेट होने लगा था 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन जब ये हुआ उस वक्त प्राइवेट बॉडी ऑपरेट कर रहे थे और जब ये नेशनलाइज हुए तो नेशनलाइज थे 1949 में आफ्टर पार्टीशन। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद नेशनलाइज हो गए। तो नेशनलाइज हो गया उसका मीनिंग क्या हुआ? नेशनलाइज का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट का टेकिंग ओवर, जो टेक ओवर होता है वो 100% होता है, मतलब 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। तो वो चीज़ को नेशनलाइज हो गया। अब इसका नाम रिजर्व क्यों पड़ा उसके बारे में समझिए। देखिए, क्योंकि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, तो जो भी बैंकिंग सिस्टम में कभी भी कुछ प्रॉब्लम फेस होगी तो वो किसके पास आएंगे? आरबीआई के पास। तो मान लीजिए बैंकिंग का मेन काम क्या होता है? पैसा लेना और लोगों को एडवांस देना, उनका प्राइमरी काम है। एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड क्या देना? एडवांस या लोन, लोन या एडवांस दूसरे को प्रोवाइड करना। उन्हीं पे बैंकिंग सिस्टम टिकी होती है और बाद बाकी काम जो होता है उनका सेकेंडरी होता है। तो मान लीजिए अगर वो मिस्टर एक्स से अगर 1 लाख रुपया लेते हैं डिपॉजिट के तौर पे और मिस्टर वाई को अगर 80,000 का रिक्वायरमेंट है एज अ लोन, अगर वो उनको 80,000 लोन देते हैं और आफ्टर सर्टेन डे मिस्टर एक्स अगर अपना 1 लाख रुपया मांगने आए तो वो क्या करेगा? उन्हें 20,000 रुपया देगा? नहीं। उस वक्त कुछ ऐसे रुपये जो वो रिजर्व बैंक में जमा रखते हैं और साथ ही साथ रिजर्व बैंक उन्हें फिनेंशियली सपोर्ट करता है कि आप इनको 1 लाख दे दो, हमें आप बाद में देना। तो कभी भी इमरजेंसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सारे बैंकिंग सिस्टम के लिए एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन की तरह काम करती है। तो कोई भी मुसीबत आती है चाहे लोन से, एडवांसेस में या किसी तरह के बैंकिंग सिस्टम में, तो आरबीआई उन्हें रेगुलेट कर देती है। इसीलिए इनका नाम रिजर्व पड़ा, ताकि कभी भी फिनेंशियली कुछ इमरजेंसी आए तो पैसा कहाँ रिजर्व होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, चलिए इनका दो ही मेन काम होता था, टू ऑपरेट करेंसी, पैसे के बारे में, करेंसी को ऑपरेट करना, और टू ऑपरेट बैंकिंग सिस्टम, पूरे बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करना, सही तरीके से रेगुलेट करना, नहीं तो सब अपना मनमानी करने लगेंगे। अब देखिए, जब ये एक्ट बन के तैयार हो गया और नेशनलाइज हो गया 1949 में, तब ये किया गया कि इसका गठन तो हो चुका है लेकिन इसको अब ऑपरेट कौन करेगा? तो ऑपरेट करने के लिए इन्हें देखिए 4 रीजन में बांट दिया गया। अब हर स्टेट में तो नहीं बांट सकते, तो 4 रीजन में बांट दिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के मैप के हिसाब से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ताकि उस एरिया में ये अपने चीज को रेगुलेट कर सके बढ़िया से, किसी को दूसरे जगह ना जाना पड़े। तो ईस्ट में है कोलकाता में, जो पहले 1935 में यहाँ हेडक्वार्टर इनको माना जाता था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता माना जाता था 1935 में, लेकिन 1937 में ये मूव करके आ गया वेस्ट, मुंबई में, और अभी भी मुंबई ही हेडक्वार्टर है जो कि वेस्ट रीजन में है। साथ ही साथ नॉर्थ रीजन में जो ऊपर है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में,
और नीचे में जो साउथ रीजन में है वहाँ चेन्नई में है। तो ये 4 रीजन में आरबीआई का 4 क्वार्टर खुल गया। ये तो हो गया इनका, ताकि काम इनका ऑपरेट कर जो हो सके वो स्मूथली हो सके बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। अब इनको ऑपरेट कौन करेगा? तो इनको ऑपरेट करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत पड़ी, कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसका गठन होता कैसे है? तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 20 मेंबर होते हैं। उस 20 मेंबर में जो पहले सबसे खास मेंबर होते हैं गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, जिन्हें अपॉइंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है 5 साल के लिए, और उनको एक्सटेंड भी कर सकती है। और साथ ही साथ उनके 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, उनको भी अपॉइंट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ ही साथ 15 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो कि इन चारों रीजियन से लिए जाते हैं सेक्टर वाइज, और उन्हें मिलकर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, जो कि आरबीआई का डिसीजन लेते हैं। आरबीआई से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड सारे डिसीजन यही लेते हैं। अब देखिए, इसी के साथ गवर्नर, हमारे अभी के 25th गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो अभी 2018 से काम कर रहे हैं, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई गवर्नर, ठीक। अगर पूछा ये जाए कि पहले गवर्नर कौन थे, तो ओ स्मिथ, जिन्हें लोग कहते हैं सर ओसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 37 के बीच में कार्यकाल था उनका। सर ओसबॉर्न स्मिथ, ओ स्मिथ भी लोग इन्हें कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, जो कि 1945 से 49 तक इनका कार्यकाल था। पहले इंडियन गवर्नर, जो कि थे 3rd गवर्नर, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और अभी है 25th शक्तिकांत दास, जो कि 2018 से है। इनके पहले आर उर्जित पटेल थे, उनके पहले रघुराम राजन थे, ऐसे करके गवर्नर चलते आए। तो ये सारे मिलकर ये डिसीजन लेते हैं। तो हम अब समझते हैं आरबीआई एक्ट के अंदर बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। देखिए, इनका मैनेजमेंट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहां 20 मेंबर की कमेटी होती है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्शन या डिसीजन ले सकती है, जब भी उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में लगे कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए। जब भी पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें लगेगा डिसीजन लेना चाहिए, तो वो डिसीजन ले लेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछताछ करके या कंसल्ट करके, ठीक। तो यहाँ क्योंकि ये नेशनलाइज है, तो 2 चीज समझ लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैनेजमेंट होता है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ डिसीजन लेना चाहिए, तो वो कंसल्ट करके डिसीजन ले सकते हैं, एज पर सेक्शन 7(8) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके ऊपर 2018 में बहुत बड़ा न्यूज भी हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बार बार इंटरफेयर करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में। लेकिन यहाँ ये सेक्शन में इन्वॉल्व है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन ले सकती है कंसल्ट करके। मैनेजमेंट तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आफ्टर ऑल है, तो नेशनलाइज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बन जाता है, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 7 और 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैनेजमेंट का जो काम है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। दूसरा, बिजनेस, मैंने काम नहीं, इनका बिजनेस मतलब इनका मेन मुख्य काम क्या है? तो देखिए, एक तो है नेशनलाइज, तो गवर्नमेंट के लिए ही है, तो गवर्नमेंट का अपना बैंक हुआ, तो ये गवर्नमेंट का काम करती है, तो बैंकर्स टू गवर्नमेंट का बैंक बन जाती है। तो इनका काम क्या करेगी? तो एज पर सेक्शन 17, 20, 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोजिट, मानी गवर्नमेंट के बिहाफ में जो भी डिपोजिट होती है उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं देती है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट फ्री रहते हैं, ताकि आप मान लीजिए घर में ही अगर आप पैसे रखते हैं तो उस पर आप क्या इंटरेस्ट लीजिएगा? आप 1000 लाख रुपया रखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट तो उसमें क्या रखेंगे? करोड़ों रखेंगे, और करोड़ों के अगर इंटरेस्ट बनते हैं तो फिर पता चला कि सारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट के हाथ में ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट तो होते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट फ्री रहते हैं। साथ ही साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के जो मामले होते हैं, आरबीआई देखते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में। लोन्स एंड एडवांसेस गवर्नमेंट को आरबीआई ही देते हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के काम हो सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी करते हैं, टेंडर के हिसाब से इतने दिनों के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हमेशा करते हैं। तो ये उनका होता है मेन काम। तो एज पर सेक्शन 7, 8 हम समझ गए उनका मैनेजमेंट। बिजनेस समझ गए, सेक्शन 17, 20, 21 के अंदर ये सारे बिजनेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई करती है। अब समझिए इनके पावर को, इनका पावर देखिए, इन्हें सोल राइट ऑफ इशू करेंसी दिया गया है, क्योंकि इसी के लिए तो मेन माना था, टू ऑपरेट करेंसी एंड टू ऑपरेट बैंकिंग सिस्टम। तो इन्हें सोल राइट है, मतलब अकेला आरबीआई के पास ही राइट है कि वो करेंसी को इशू कर सकती है, पैसे को इशू कर सकती है। अब कौन कौन से ये पैसे इशू कर सकती है? तो 2 रुपया से लेकर 10,000 तक। अब 2 रुपया से लेकर 10,000 तक, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया,
200 रुपया भी 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, लास्ट 10,000 तक। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा, जो नोट इशू होते हैं हमेशा वो या तो डबल रहते हैं, मतलब 2x रहेंगे, या 2.5x रहेंगे, या तो 2 गुना नोट इशू होगा या तो 2.5 गुना नोट इशू होगा। सपोज कीजिए अगर 100 होता है तो 100 का डबल कितना हुआ, 200, ठीक। तो या तो 200 इशू हुआ या तो 250 इशू होगा, तो 250 तो इशू नहीं हुआ है तो 200 इशू हुआ है, तो 200 का नोट इशू हुआ है। ऐसा इसलिए होता है ताकि मार्केट में जो खुदरा व्यापारी होता है, बार्गेनिंग वाला सिस्टम, मतलब चेंज मिलते रहे, लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कि चेंज नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गया था कि साथ ही साथ डिनोमिनेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई नोट को बैन करना हो तो गवर्नमेंट का डिसीजन लेने के बाद, गवर्नमेंट डिसीजन क्या, उन्हें कंसल्ट करके डायरेक्ट वो बंद कर सकते हैं, वहां पे इनका सोल राइट बन जाता है। क्योंकि यही नेशनलाइज है तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है। क्योंकि देखिए 90% काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं, 10% जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट डिसीजन लेके कर लेती है। तो जब कोई नोट बैन कर दिए थे, जस्ट लाइक 500 और 1000 जब बैन हुआ था, तो उस वक्त देखिए पैसे की जो शॉर्टेज थी वो 2 गुना से कम हो गई थी और अचानक 2000 के नोट आ गए थे। तो 500 से डायरेक्ट क्या हो गया था, 2000, 2 गुना बना ही नहीं, ना 2 गुना बना ना 2.5 गुना बना, इसलिए चेंजेस की प्रॉब्लम आने लगी और एट लास्ट ये हुआ कि 2000 को भी बैन करना पड़ गया। तब उम्मीद है 5000, 10,000 ही आए या वापस 500 या 1000 ही आए। 500 चल रहे, 1000 आएंगे, क्योंकि इनका सीक्वेंस है, या तो 2x होगा या 2.5x होगा इशू ऑफ करेंसी, ठीक है। तो कभी गौर कीजिएगा। तो इनके पास सोल राइट है 200 रुपया से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट को इशू करना। 1 रुपया का ये इशू नहीं करते हैं, ये करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फिनेंस मिनिस्टर। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे ओकेशन में अलग अलग तरह के कॉइन इशू होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं अंडर फिनेंस मिनिस्टर के रूप में, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेशनल पावर जो बता दिए कि गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट डिसीजन लेके बैन कर सकती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी डिसीजन चलता है। लीगल टेंडर, आप जब देखते हैं कि नोट के ऊपर लिखा रहता है कि हम प्रॉमिस करते हैं ग्राहक को कि आप इस चीज को एज ए लीगल टेंडर यूज कर सकते हैं, तो वहाँ आरबीआई का भी साइन रहता है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वहाँ पे अप्रूवल होता है। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर का मतलब ही हो जाता है, इस सेक्शन के अंदर डिफाइन है कि इस चीज को गवर्नर भी अलाउ करता है कि इस चीज को आप लीगल टेंडर समझिए, काम कीजिए, इससे कमोडिटी लीजिए, सेल परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे प्रॉमिस किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है कि आप इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन है, मानी गवर्नर के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन है कि ये एक लीगल टेंडर है। ऐसा सेक्शन 22, 24, 26 करेंसी के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इशू करना हो, सोल राइट है सिर्फ आरबीआई के पास और कोई बैंकिंग सिस्टम के पास नहीं है कि नोट को इशू कर सके। सेक्शन 22 में बैन कर सके डिनोमिनेशनल या कॉइन को, या कॉइन इशू करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर फिनेंस मिनिस्ट्री में होता है 24, और 26 लीगल टेंडर के बारे में बात करता है, जहां की गवर्नर के साथ गवर्नर भी प्रॉमिस करती है कि ये जो लीगल टेंडर है, साथ ही साथ कंसेंट रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, ठीक है। इसलिए इससे जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम भी फेस करते हैं तो वहाँ एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अब समझिए बैंकर्स बैंक, क्योंकि ये इनका पावर तो समझ गए, टू ऑपरेट करेंसी। अब बैंकर्स बैंक टू ऑपरेट बैंकिंग सिस्टम, तो टू ऑपरेट बैंकिंग में सारे बैंकर्स के क्या हैं, बैंक हैं, सारे बैंकर्स के बैंक है और इनके पास ये राइट है अंडर सेक्शन कि 200 माने किसी भी बैंक को शेड्यूल बैंक में या नॉन शेड्यूल बैंक में ऐड करना या डिलीट करना, इनके पास ये राइट बनता है आरबीआई के पास कि किस बैंक को शेड्यूल बैंक में ऐड करना है, किस बैंक को शेड्यूल बैंक में ऐड नहीं करना है। बैंकिंग 2 तरह के होते हैं, एक शेड्यूल, एक नॉन शेड्यूल। टोटल शेड्यूल 227 है अभी हमारे पास। सिंपली समझ लीजिए कि जो शेड्यूल बैंक है, ऑल नेशनलाइज्ड बैंक आर शेड्यूल बैंक, बट ऑल शेड्यूल बैंक आर नॉट नेशनलाइज्ड बैंक। सिंपली जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो सब शेड्यूल में नहीं आते, वो सब नॉन शेड्यूल में आते हैं। लेकिन ये जो आप देखते हैं कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सारे क्या होते हैं, शेड्यूल बैंक में आते हैं और ये सब क्या होते हैं, नेशनलाइज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑल नेशनलाइज बैंक आर शेड्यूल बैंक बट ऑल शेड्यूल बैंक आर नॉट नेशनलाइज बैंक, ठीक है। तो इनके पास ये पावर है कि इम्पावर है कि टू ऐड और डिलीट द नेम ऑफ द बैंक फ्रॉम द शेड्यूल, मतलब शेड्यूल से ये ऐड और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, उनके ऊपर भी ये अंडर सेक्शन 45A से लेके एस तक ये ऑपरेट कर सकते हैं, निगरानी रखते हैं, फ्रॉम 1998 से ये करते हैं, ताकि वो भी किसी तरह का फ्रॉड किसी कस्टमर से, बायर से, बोरोवर से ना करे।
उनके ऊपर भी रेगुलेट करते हैं। बैंक रेट चेंज करने का, बैंक रेट ऑपरेट करने का इनके पास पावर होता है अंडर सेक्शन 49 कि बैंक रेट कैसे किसको क्या ऑपरेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये बैंकर्स बैंक हैं, सारे बैंकों को ऑपरेट करना, रेगुलेट करना इनका काम है। ठीक है, इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करना, इसीलिए तो इन्हें रिजर्व कहा जाता है, ताकि किसी भी बैंक को किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो वो आरबीआई से ले लेती है रिजर्व के तौर पे, और उनके पास वो रिजर्व रखती है, जिसे आप कैश रिजर्व रेशियो समझते हैं। हर बैंक अपना कुछ पैसा बैंक में रखती है। कहाँ पे रखती है? आरबीआई में रखती है। उसके लिए सीआरआर जो रेशियो भी, कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है आरबीआई। ठीक है, तो हर बैंक रखती है, और साथ ही साथ अगर वो कुछ डिफॉल्ट भी हो जाते हैं या उनके पास जब पैसे नहीं रहते हैं तो आरबीआई उन्हें प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो रिजर्व बैंक है। ठीक है, फिर कंट्रोलर ऑफ बैंक, सारे बैंक को कंट्रोल करना, ये भी आरबीआई के हाथ में है। तो देखिए, हमने आज क्या समझा कि जॉन हिल्टन यंग कमीशन, जो रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं, उनके रिकमेंडेशन पे आरबीआई का गठन हुआ। अब आरबीआई का जो मेन काम था वो कौन करता था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे वो कंसल्ट करके डिसीजन ले सकते हैं। इनका मेन काम क्या था? करेंसी को इशू करना सोल राइट है, और साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करना। इनका नाम रिजर्व इसलिए क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारे बैंकों के कुछ पैसे रिजर्व रहते हैं, फिर भी अगर किसी को ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो वो रिजर्व बैंक से ले सकता है, क्योंकि इनके पास पैसा रिजर्व रहते हैं। ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लीजिए। जैसे मैंने क्या कहा कि हर नोट जो होते हैं वो 2 गुना या 2.5 गुना के तौर पे ही छपे जाते हैं। ठीक है, और नोट जब भी छपे जाते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 गुना या 2.5 गुना, ताकि मार्केट में चेंज की प्रॉब्लम ना है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लीजिए, आरबीआई के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है, ये इनकम टैक्स से फ्री है। तो ये बहुत कुछ ऐसे हमने जाना आरबीआई से रिलेटेड, जो आने वाले आपके वीडियो में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वीडियो के साथ आएंगे। टिल देन पढ़ते रहिए और समझते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।